नमस्कार, जय हिंद। हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। जब तक जीवित हैं, क्रोध नहीं छोड़ेंगे। प्रतिशोध की आज से शुरुआत कर रहे हैं हम, और प्रतिशोध में पूरा देश जिस प्रतिशोध के विषय में सोच रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, वो जिनको मालूम है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और हमारे सामने थ्रेट क्या है, वो जिनको मालूम है हमारा स्वॉट क्या है, और पड़ोसी मुल्क जो बाज नहीं आ रहा, उसकी कमजोर नस कहां है। अगर कोई मजबूती है, असल में तो उसकी मजबूती उसकी न्यूसेंस वैल्यू है। अगर कुछ है तो क्या है, वो जो लोग समझते हैं आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, उनके साथ हम समझेंगे प्रतिशोध कब, प्रतिशोध कितना और प्रतिशोध कैसे। मेजर गौरव आर्या मेरे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे लेफ्ट में, और एनपी सिंह साहब जो कि नेवी में सर्व कर चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी ये जो ट्रिनिटी है, हमारी जो ये त्रिशक्ति है, आप जानते हैं लगातार मूवमेंट चल रही है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार पार्लीज चल रही हैं। आप इधर देख रहे हैं किस तरीके से राजनाथ सिंह लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहे हैं। कहा जाता है कि 8 से 10 दिन का वक्त क्रूशियल होता है मोबिलाइजेशन के हिसाब से। हम किधर हैं, कहां जा रहे हैं और आगे हम क्या अचीव करने वाले हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और जब ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ में है ये वो मानचित्र, जरा क्लोज कीजिए इस जगह पर। ये वो मानचित्र है जो हमारा भूभाग है, जो हमारी भारत भूमि है, जिसको हो सकता है इस तरफ कभी हमको चलते हुए, आपको बताते हुए यहां कहीं चलना भी पड़े। असल में तो हम कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो मैं भारत मां को प्रणाम करते हुए, और ये जो पड़ोसी मुल्क जो भारत मां का ही हिस्सा था, उस समय जो साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ और ये हिस्सा काटकर पाकिस्तान बना दिया गया, जो आज आप जानते हैं नफरतिस्तान है, भिखारिस्तान है, आतंकिस्तान है। इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, आइए इसकी शुरुआत करें। मेजर आर्या, सबसे पहले आपसे, आज हम कहां पर हैं, और खास तौर से फॉर्मेशंस के हिसाब से, मिलिट्री फॉर्मेशंस के हिसाब से, जब एक दूसरे को देख रहे होंगे आमने सामने, कौन कहां पा रहा है किसको। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहां पे अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली 14 कोर, 15 कोर एंड 16 कोर हैं। नदन कमांड ये पूरा बनता है एक हमारी तरफ जी 14, 15, 16, 14 कोर ले है। ले में हेडक्वार्टर है 14 कोर का, ठीक है। 15 कोर का हेडक्वार्टर है बदामी बाग कैंट श्रीनगर, और 16 कोर नगरोटा। मतलब पहला फायर एंड फ्यूरी जी, दूसरी चिनार जी, और तीसरी व्हाइट नाइट जी। मैं चाहूंगा कि इसको आप प्लीज ग्राफिक्स में भी डिस्प्ले कीजिएगा ताकि हम और अच्छे से समझा सकें। तो ये हमारी कोर इधर, इनकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कश्मीर घाटी को पूरा का पूरा संभालती 15 कोर, 15 कोर जो कि श्रीनगर में बेस्ड है। कश्मीर घाटी, साउथ ऑफ पीर पंजाल 16 कोर, वो कंप्लीट साउथ ऑफ पीर पंजाल, यानी कि जिसको हम मोटी तौर से जम्मू का इलाका कहते हैं, वो हो जाता है आपका 16 कोर। 14 कोर आपका है लेह बेस्ड। ये पूरा सियाचिन से लेकर कारगिल, द्रास, पूरा का पूरा लद्दाख का इलाका है, दैट इज 14 कोर। ये तीनों कोर मिलके 14, 15, 16, ये तीनों कोर जब मिल जाते हैं तो फिर बनता है नदन कमांड। ये जरा तीनों कोर समझाने के लिए यहां डिस्प्ले कीजिए प्लीज, प्रतिशोध यहां पर प्लीज डिस्प्ले कीजिए। ये जो तीसरी कोर आप बता रहे हैं, क्या ये अभी अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये तीनों फंक्शनल होंगी, कोई एक है जो जिसका सिग्निफिकेंस है, कैसे काम करती हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं। हाँ। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसकी हम अक्सर बातें करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, अभी हम ये मान के चल रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल पे होगा। कहां पे होगा मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, जो करने वाले हैं उनको पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपका ज्यादा जम्मू के इलाके में है, कश्मीर के इलाके में कम है, लद्दाख के इलाके में कम है। द लायंस शेयर ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल इज इन जम्मू। राइट, जम्मू में आता है 16 कोर। 16 कोर जम्मू को लुक आफ्टर करता है। तो जैसे ये आपने मैप में बताया ये, ठीक है। और उस तरफ पाकिस्तान की ओर अगर हम देखें, ठीक है, पाकिस्तान तो मंगला है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर कहते हैं। 1 कोर इज द मंगला कोर, 1 कोर है लेकिन उसके जितने भी फॉर्मेशंस हैं, लोअर फॉर्मेशंस, चाहे वो डिवीजन के हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट ब्रिगेड के हों, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। ये देखिए साहब, मंगला है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज ये मंगला, दिस इज हेडक्वार्टर्स 1 कोर, पाकिस्तान का 1 कोर है। और पर
इसके जैसे आप देखेंगे कि इसके कुछ इंडिपेंडेंट ब्रिगेड हैं, तो आपको दिख जाएगा कोई गुजरावाला पे, ठीक है, ठीक है, ठीक। कुछ पंजाब के अलग अलग जगह पे होंगे, कुछ रावलपिंडी में आपको दिख जाएंगे, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है दैट इज यू नो एट मंगला। दिस इज वन। तो ये बड़ी चीज है। अच्छा, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आप कहते हैं कि सैन्य शक्ति की बात, जैसा हम लोग बातचीत कर रहे थे कुछ समय पहले कि भारत का जो रिटेलिएशन है वो 3 मुख्य तौर से हम लोग मानते हैं कि होना चाहिए। पहला, इट हैज टू बी विजिबल, यानी कि दुनिया को दिखे कि रिटेलिएशन हुआ है। दूसरी चीज, इट हैज टू बी डिस्प्रोपोर्शनेट, यानी कि जितना जुर्म है उससे कहीं गुना ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को सजा मिले। और तीसरी बात है, इट शुड बी प्यूनिटिव, यानी कि पाकिस्तान को यह पता हो कि जिस जुर्म की उसको सजा मिल रही है। एक महत्वपूर्ण अपडेट इस बीच, एक ब्रेकिंग आपके सामने मैं फ्लैश करने वाला हूं। ये जो कहा जा रहा है कि इस समय जो कुछ किया जाए वो एविडेंट हो, सामने दिखने वाला हो, पता चलने वाला हो, डिस्प्रपोर्शनेट हो। जो काम किया है, अगर कुत्ते की दुम को सीधा करना है तो इस बार सजा इबरतनाक मिलनी चाहिए। और यह भी कहा जा रहा है कि अब तलक जो कुछ होता रहा, अगर वैसा ही कुछ होगा तो फिर पाकिस्तान वैसा ही करेगा जैसा वो करता रहा है। तो अगर आप चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल अब इस समस्या से निपटना है तो आपको वो करना पड़ेगा जिसकी आवश्यकता है। पहलगाम हमले पर आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने रख देता हूं। थोड़ी देर में पीएम से मिलेंगे रक्षा मंत्री। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह में एलओसी पर होगी चर्चा। एलओसी पर जारी एक्शन पर जानकारी देंगे रक्षा मंत्री। एलओसी पर जो कुछ चल रहा है रक्षा मंत्री उस बारे में ब्रीफ करेंगे। जो जरूरी हिदायतें, जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं पीएम के साथ मशवरे में, वो भी दी जाएंगी। और जाहिर है आप उनको जल्द ही जमीन पर इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे। पीके श्रीवास्तव सर, अभी तक जो मूवमेंट चल रही हैं, जो मीटिंग्स चल रही हैं, क्या आपकी तजुर्बे वाली निगाहें देख रही हैं, क्या होने वाला है? देखिए, मीटिंग्स तो चलनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि एक्शन प्लान क्या होगा। और एक्शन प्लान को कई बार उसको रिहर्स किया जाएगा इन द वॉर रूम, व्हाटएवर इज देयर टू डिसाइड। जैसे गौरव ने बताया कि फ्रंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ग्राउंड वेक्टर क्या होगा, एयर वेक्टर को भी समझना पड़ेगा। एयर वेक्टर में यह है कि अगर फौजें हमारी जाती हैं तो उनको हम कैसे सॉफ्टेंड अप टारगेट्स दें, ये सारे कोर्स को डिसेबल कैसे करें। वहां की जो हम कहते हैं एयर डिफेंस नेटवर्क है, तो उसमें सेपरेशन वाली जो स्ट्राइक्स होनी पड़ेंगी। उसके बाद जो उनके रनवेज हैं सो जो डिसेबल हो जाएं, और जो उनकी सप्लाई लाइंस हैं उनको हम कट कर दें, खत्म कर दें। जहां भी ट्रूप्स का कंसंट्रेशन है, टैंक्स का कंसंट्रेशन है, या जहां पर एम्युनिशन डिपो का कंसंट्रेशन है, या जहां पर डीजल या उनकी सप्लाई लाइंस हैं फ्यूल की, उसको हम कैसे डिसरप्ट करें जिससे कि उनकी फौजें, हमारी फौजें आगे बढ़े तो उनकी फौजें अपनी जगह एक तरीके से अटक के रह जाएं। तो ये करने के लिए एयर वेक्टर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा जो एयर वेक्टर है, अगर उसकी एक कंपैरेटिव स्टॉक टेकिंग आप करें तो हम कहां हैं उनके मुकाबले, वो कहां है हमारे मुकाबले? एयर वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट, नेचुरली हमारे पास 650 के आसपास हैं फ्रंट लाइन में, उनके पास 350 के आसपास हैं, तो उसमें हमारी सुपीरियरिटी है। जहां मिड एयर रिफ्यूलर्स की बात करते हैं उसमें भी हमारी सुपीरियरिटी है। अगर आप देखते हैं जिसको एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, उसमें न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है। मैन बिहाइंड द मशीन। एक बार मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इसकी स्टडी हो चुकी है कि 1 एयरक्राफ्ट एंड 1 पायलट इज इक्विवेलेंट टू, चाइनीज के साथ हो चुकी है और ये इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश्ड है। गौरव मस्ट बी नोइंग 1 ऑफ आवर साइड इज इक्विवेलेंट टू 2.5 ऑफ देयर साइड। चाइना, ये समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है, अंग्रेजी में जो कहा गया उसकी हिंदी तर्जुमानी भी समझ लीजिए कि हमारा एक उनके 2.5 के बराबर है। अगर आप हमारे फाइटर पायलट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा एक जो है उनके 2.5 को संभाल सकता है या उनके 2.5 के बराबर है। और अगर ये है दिनेश, एक बात और कि इन सब लड़ाइयों के लिए हमें इंटेलिजेंस की सबसे सख्त जरूरत पड़ती है। तो स्पेस एसेट्स जो आपके होते हैं, जिसमें कार्टोसैट है, राइसोसैट है, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दे टेल यू अबाउट द फॉर्मेशन। अगर आपका दूसरा होता है कि आप उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को कितना डिसरप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर इंटेल के मामले में वो कहां है? इंटेल के मामले में वो पहले पूरी तरह डिपेंडेंट थे यूएस के ऊपर। अब हमारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हो गए यूएस के साथ, वो हमें हेल्प करेंगे, तो हम तैयार हैं उस बात के लिए भी। ठीक है, इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण है,
सैटेलाइट से आपको जो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो यूएस पे डिपेंडेंट है। यूएस इस समय पाकिस्तान के साथ कैसा बर्ताव है, उसका कैसे रिलेशन है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, और हमारे साथ कैसे हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं, और हम कितने रिलायंट हैं, खुद मुख्तार कितने हैं इस मामले में, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब आपको लेकर जाऊंगा मैं उधर जरा अरब सागर की तरफ, ये मैं आपसे लूंगा, और इधर अरब सागर की तरफ आप आकर मुझे अगर ये बता दें कि यहां से कराची कितना थरथरा रहा है, जरा बताइए कहां पर पोजीशनड है हमारे वॉरशिप्स। जी देखिए, जैसा इस जगह क्लोज कीजिए। बिल्कुल, मैं अभी आता हूं वहां पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल साहब ने बताया है कि इस बार जो आक्रमण होगा, जो हम कह रहे हैं कि बदला होगा, जो गुस्सा है, जो दुस्साहस है, जो आतंकवादी घटना है, इस बार निर्णायक होगा। जो 3 पॉइंट बताए हैं, मैं बता दूं वो 3 पॉइंट क्या करेंगे। नहीं, मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूं, पानी पहले सोचा पानी रोका जाए, सुनिए, पानी रोका जाएगा, पानी छोड़ दिया गया, अब सोचा जा रहा है कि शायद उधर से कुछ होगा। मुझे तो लग रहा है कि ये जो कराची है, इस बार कराची को 1971 की तरह ज्यादा सावधान रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 1971 सभी को याद है कि किस तरह से हमने कराची बंदरगाह पर उनके सारे जो शिप्स थे, फ्लीट थी, जो उनका ऑयल स्टॉक था, सभी को ध्वस्त कर दिया था, हमारी मिसाइल बोट ने कर दिया था। अभी जो हमने टेस्ट किए हैं वो किस जगह पर है? पीएनएस गाजी जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रैक कर रही थी, किस तरह से उसे हमने डुबो दिया था। तो आज हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है, हमारे पास 2 हैं। हमारा जो विक्रांत है, इंडिजीनियस है, वो हमारे इस अरेबियन सागर में यहां पर है। और जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर सेल करता है तो आप समझ लीजिए कि उसके साथ सबमरीन फ्लीट, उसके साथ डिस्ट्रॉयर, मिसाइल बोट्स, ऑयल टैंकर और सारी फ्लीट होती है। इट मींस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एवरीथिंग। और हमारा पर्पस होगा, जिस तरह से आर्मी और एयर अटैक उधर हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली हम पूरा ब्लॉकेड कर देंगे एयर का, और कराची हमारा पहला टारगेट होगा। हमारा आईएनएस जो द्वारका आईएनएस ओखा है, ये बिल्कुल उस टिप पर है जहां से डायरेक्ट हम सीधे कराची को अटैक कर सकते हैं। हमारी ब्रह्मोस तैनात हैं नेवल शिप्स पर, डिस्ट्रॉयर्स पर भी, और कहीं से भी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी, हमारे जो फिक्स नेवल स्टेशन है, नेवल स्टेशन, वहां से भी सीधा अटैक होगा कराची के ऊपर। कराची संभल के रहना। इस बीच एक ब्रेकिंग आ रही है, उस तरफ आपको ले चलूं। ये तो आपने देखा ही कि राजनाथ सिंह मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री से और उनको ब्रीफ करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से उनको आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। अगली ब्रेकिंग आपके सामने। पाकिस्तानी न्यूज चैनल, सोशल मीडिया हैंडल भारत में बैन, यूट्यूब पर भी नहीं दिख रहे हैं कोई भी पाकिस्तानी चैनल। पाकिस्तानी चैनल, न्यूज चैनलों के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सूचना की भी लड़ाई लड़ते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी। कहीं की तस्वीर होगी, किसी दूसरी जगह की होगी, जो मशीनें उनके पास नहीं है, जो वॉर इक्विपमेंट उनके पास नहीं है, वो भी डाल कर कहीं पर दिखा रहे हैं वो, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा 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 इक्विप्ड है। ये गौरव, आप तो अब तो इन्होंने बैन किया है, लेकिन आप तो कब से इनको खुर्दबीनी के साथ देख रहे हैं जी, मैग्नीफाइंग लेंस से देख रहे हैं। कैसे लोग हैं ये? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में दिनेश, ये बहुत डरे हुए हैं, और मैं आपको 2 पॉइंट देता हूं ये क्यों डरे हुए हैं। सबसे पहले, आप अगर शहबाज शरीफ की स्पीच देखें, अचानक वो कहता है कि चलो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहां पे भारत जंग की धमकी दे रहा है, भारत कह रहा है कि अंदर घुस के मारेंगे, ये कह रहा है चलो बातचीत कर लेते हैं। दिस कंट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी पाकिस्तानी न्यूक्लियर बात करते हुए एक बार की बात मुझे याद आ रही है, आपने ऑपरेशन पराक्रम का जिक्र किया जी, कि कैसे हम इधर से जा रहे थे मारने के लिए, और कैसे उधर से आकर ये कहा जाने लगा था कि नहीं नहीं हम तो उनको पकड़ेंगे, उनको सजा देंगे, और ये वो क्या हुआ था, फिर से वो रिप्ले हो रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पाकिस्तान को लगेगा कि अब खतरा बहुत ज्यादा हो गया है, ये वही काम करेंगे जो कारगिल में करा था। इनका प्रधानमंत्री जाके अमेरिका में पैर पकड़ेगा। वो पैर पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे कि आप अचानक, इनको पता है कि अमेरिका इनको इतना तूल आज की तारीख में नहीं देता जैसा पहले था, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं है, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है, यार वो लोग खुद समझ लेंगे, बोल चुका है डोनाल्ड ट्रंप। और ये सुनने के बाद कि मैं तो अमेरिका के लिए ये सब काम कर रहा था, डर्टी काम कर रहा था, मैंने आतंकवाद को पनाह दी है, इसको कैसे लिया जा रहा है? इनको ये नहीं पता अभी तक पाकिस्तानियों को कि कहां पे क्या बोलना है। जैसे यहां पे 6ठी क्लास के बच्चे को यह पता है ना कि मुझे टीचर के सामने ये नहीं बोलना, ये इतने बड़े हो गए, अभी तक इनकी मैच्योरिटी नहीं आई। एक और बात आपको बताता हूं, जब पाकिस्तान बात करेगा न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर धमकी की,
वो हमें नहीं दे रहा धमकी, वो दुनिया को बता रहा है कि आके हमें बचाओ, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो ये रायता पूरा फैल जाएगा विश्व में। इसीलिए आप एक काम करो, बीच में पड़ो। क्या बोल रहा है शहबाज शरीफ? हम रूस को इनवाइट करते हैं, हम चाइना को इनवाइट करते हैं, आइए इन्वेस्टिगेशन करिए। कैसा इन्वेस्टिगेशन? हमने कराया था पठानकोट पे इन्वेस्टिगेशन, इनको सारी प्रूफ दी थी, इन लोगों ने नहीं माना। इस बार भारत प्रूफ की बात ही नहीं कर रहा, भारत कह रहा है कि सीधा ठोकेंगे। इनका एक ही इलाज है, और जो आपने बोला ना कि कुत्ते की पूंछ नली में रहती है, पूंछ काटने का वक्त आ गया, क्योंकि पूंछ सीधी नहीं होगी, पूंछ को काटना पड़ेगा। डोबरमैन बनाने वाले हैं, डोबरमैन बना पूरे इस बार डोबरमैन। लेकिन ये जो इस समय, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी मशीनरी तो बाद में आती है जो लड़ाई लड़ती है, उससे पहले आप साइकोलॉजिकल लड़ाई लड़ते हैं। ये जो बयानात आ रहे हैं, मसलन वहां के रेल मंत्री, जिनको अपने रेल के बारे में बताना चाहिए, वो युद्ध के बारे में बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हाँ हमने आतंकवाद को पनाह दी है, ये डर्टी काम हमने किया है क्योंकि हमसे करवाया गया। ये इतनी मासूम कौम है कि इनको कह दिया जाता है आप ऐसा करो और ये करने लगते हैं। अब जबकि ये स्वीकारोक्ति है कि इन्होंने टेरर को पनपाया है, एक्सपोर्ट किया है, तो क्या वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को सामने नहीं आना चाहिए? दिनेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, जो रक्षा मंत्री है वो बोल रहा है कि हमने आतंकवाद को पनाह दी, और जो रेल मंत्री है वो बोल रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। ये तो उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। जैसा गौरव ने बोला कि छठी क्लास का बच्चा भी समझ के अपनी बारी बात करता है, तो ये दर्शाता है सिद्ध कि भाई लड़ाई नहीं कर सकते, मत आओ। गुब्बारे में हवा तो भरी हुई है, एक प्रिक की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि अब भारत जो है कितना सहन करेगा। हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ली गई, पूरी तरह परीक्षा ली गई। हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, हम आपकी जनता को नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या विकल्प है? विकल्प यह है कि वहां की जो मिलिट्री और डीप स्टेट है और जो वहां की जनता है, उसको तो सेपरेट करना ही पड़ेगा। यह बताना पड़ेगा प्रिसिशन टारगेटिंग के जरिए कि हम पाकिस्तानी जो आम आदमी है उसके खिलाफ नहीं, पाकिस्तानी जो हुंता है उसके खिलाफ है। पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। मुनीर को अपना एक्सटेंशन चाहिए था, उसलिए उसने ये सब किया। उसको पता था वो हाफिज कुरान भी है। हाफिज कुरान ऐसा, अब मुझे उसको जनरल कहने में शर्म आती है, मैं प्रोफेशनल सोल्जर हूं। वो ही इज नॉट अ जनरल मुनीर नहीं, जिसको आके टू नेशन थ्योरी की बात करनी पड़े, जो ये बताने के लिए सामने आए कि हम हिंदुओं से हर एक एस्पेक्ट में अलग हैं, और फिर उसके बाद आपको ये पहलगाम होता हुआ दिखाई दे, तो फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि सबूत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इससे ज्यादा कॉन्स्पिकुअस और क्या आपको चाहिए? लेकिन ये जो आप बता रहे थे, ये जो हमारी तरफ के कोर्स के बारे में आप बता रहे थे, जरा यहां डिस्प्ले कीजिए प्लीज। ये जो आप लेह की हमारी जो यूनिट है उसके बारे में बता रहे थे, ये आप 14, 15, 16 के विषय में जो बता रहे थे, जरा इसको और अगर आप विस्तार से बता पाएं। जैसे मुझे ये लग रहा है कि शायद इसकी ज्यादा जो मेजर जिम्मेदारी है वो चाइना को संभालने की। हाँ, देखिए इसमें दो चीजें हैं। हमारे 4 किस्म के बॉर्डर हैं। एक हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और एजीपीएल है। एजीपीएल हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर वाला। ये एजीपीएल क्या हुआ? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अच्छा, जो सियाचिन ग्लेशियर का है जी इलाका ना, वो जो बॉर्डर हम लोग मानते हैं, हम लोग उसको अपनी लैंग्वेज में एजीपीएल बोलते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर आपको पता ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पता है। 14 कोर इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि 14 कोर में एजीपीएल भी है, 14 कोर में लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, और 14 कोर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है। तो इसके साथ भी तो एक बार टिंकर करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, मेरे ख्याल से 84 की बात। पाकिस्तान क्यों करता है? यहां पे आप देखिए 1999 कारगिल में क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है यहां पे अगर कारगिल है तो ज्यादा दूरी पे गलवान नहीं है, वो इलाका वही है, वो माउंटेन रेंज वही है। तो इस बार क्या एंटिसिपेट कर रहा होगा कि अगर ये एस्केलेट करता है तो क्या मेरा आयरन ब्रदर मेरे लिए आयरन शील्ड लेके आएगा? आयरन शील्ड आज तक लेकर नहीं आया वो, ना 65 में लेकर आया, ना 71 में, ना 99 में। ये सब झूठी बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को वो चूरन चटाते हैं। आसिम मुनीर जैसे लोग, जो सर ने बहुत ठीक बोला, मौलाना मुनीर, ये लोग सब झूठ बोलते हैं अपनी कौम को कि चीन क्यों पाकिस्तान कह रहा है कि चाइना आ जाओ, रशिया आ जाओ इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इनको यह बताया गया है कि क्योंकि रशिया चाइना का दोस्त है, इसीलिए बाय एक्सटेंशन तुम्हारा दोस्त है। वो ये भूल गए कि भारत के 1947-48 से रिश्ते हैं। वो भूल गए कि हमारा 65% इक्विपमेंट आज भी रशियन है। वो भूल गए कि जब पुतिन को बात करनी होती है तो डायरेक्टली मोदी जी को फोन उठाता है और मोदी जी डायरेक्टली पुतिन को फोन उठा के बात करते हैं। ये भूल गए पाकिस्तानी।
हर चीज दे आर डिपेंडेंट अपॉन द चाइनीज, और चाइनीज जो है, आपका बहुत अच्छा सवाल है दिनेश, चाइनीज 2 कदम पीछे कह रहे हैं वी आर वॉचिंग एवरीथिंग, हम देख रहे हैं। चाइनीज पहले भी देख रहे थे, चाइनीज इन चक्करों में नहीं पड़ते। ख्वाजा आसिफ जो ये कह रहे हैं कि रशिया आए, चाइना आए, अमेरिका आए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, ये क्या है? ये इनका एक भरम है बहुत बड़ा पाकिस्तानियों का कि हम एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। मैं आपको बताता हूं सारा गेम क्या है। मैंने आपको उस दिन बताया था, आज मैं बता देता हूं, थोड़ी हंसी मजाक की बात है। शोले फिल्म आपने देखी है? शोले फिल्म में वीरू वाटर टैंकर के ऊपर पड़ जा शराब पी के, और बसंती से मेरी शादी कराओ वरना मैं कूद जाऊंगा नीचे, और अगर मैं मर गया तो गांव में हैजा आएगा, बीमारी। ये वो जो शराब पिया हुआ वीरू है, दैट इज पाकिस्तान। कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो पूरी दुनिया में रायता फैलेगा, फिर आप लोग समेट नहीं पाएंगे, इसलिए आओ और हमारी दोस्ती कराओ। ये जो माइंडसेट है, ये शराब पिए वीरू का है। दुनिया में न्यूसेंस फैलाने का काम, आतंक फैलाने का काम कौन कर रहा है? लेकिन न्यूसेंस की भी ये एक बड़ी आयरनी है कि न्यूसेंस की भी अपनी एक वैल्यू है, और पाकिस्तान इस बात को समझता है। और यही होता है शायद दैत्य और दानवों के बीच का फर्क। दैत्य जो होते हैं उनको यह मालूम है कि हमारी यूएसपी ही दैत्य होना है, इसलिए वो दैत्य होना कभी छोड़ते नहीं। अब ये क्या, इस बार इस दैत्य को सबक सिखाने के लिए जो ये कहा जा रहा था पिछली बार 71 के आसपास जो ब्लॉक कर दिया गया था उस रास्ते को, जहां से तेल पहुंचता था, इनकी रसद पहुंचती थी समंदर में, उस रास्ते को रोका गया था। क्या इस बार भी वो किया जा सकता है, मुमकिन है? और क्या हमारे समुद्री बेड़े उस तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम अरेबियन सी में पूरी तरह से तैयार हैं, सशक्त हैं। हम वहां से क्या हो सकता है? अगर उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि पाकिस्तान, आइए ये इस जगह पर जूम कीजिए जरा। यहां पर जहां की हम बात कर रहे हैं, मसलन इनका पोर्ट जो है कराची है ना, ये हो गया कराची, और यहां पर हमारे जहाज, इधर से आने वाला क्या क्या सामग्री ऐसी है जो पाकिस्तान पहुंचनी हम बंद करा सकते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान का मुख्य बंदरगाह है वो है कराची, जहां पर उसकी नेवी भी हेडक्वार्टर्ड है, जहां उसके शिप्स, जहां उसका ऑयल स्टॉक, जहां से उसका सारा रसद, और जहां उसका कनेक्शन बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब देखिए, आपने देखा है कि लगभग पूरा विश्व का सपोर्ट भारत को मिल गया है, और भारत इस बार तीनों तरह से बदला लेने के लिए तैयार है। गुनाहगारों को तो करेगा ही, पनाहगारों को भी, और जो इसके प्लानर हैं। सो तीनों फ्रंट पर काम करना है। तो करना क्या है कि हमारी जो नौसेना है उसकी आज शक्ति इतनी है कि हम इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर सकते हैं। यहां से आने वाले किसी भी चीज को आने जाने की पूरी ब्लॉकिंग हम इस एरिया में कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पूरी फ्लीट यहां पर तैनात है। एयरक्राफ्ट कैरियर मींस इट हैज गॉट ऑल द नेसेसरी जो भी लड़ने के लिए चाहिए। तो जब पाकिस्तान के हुक्मरान पहले ये कबूल कर चुके हैं कि उनके पास टैंक में डालने के लिए तेल नहीं है, और यहां से उन तक पहुंचने वाला तेल रोक दिया जाए तो क्या होगा, ये जरा आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग तैयार रखिए, उस ब्रेकिंग की तरफ जा रहा हूं, जल्दी से एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। नेक्स्ट ब्रेकिंग। बिल्कुल, देखिए यहां पर हमारी जो फ्लीट है, हमारा जो वेस्टर्न फ्लीट है नेवी की, वेस्टर्न हेडक्वार्टर, यहाँ पर सारे तैनात रहते हैं। हमारा जितना भी जो द्वारका तक है, यहाँ पे हमारे बेस हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अगर उनकी नेवी क्या कितनी स्ट्रांग है, कमजोर है? हाँ। कहीं भी पाकिस्तान की अगर आप नेवी को देखेंगे और हमारी जो इंडियन नेवी है उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारे पास चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे डिस्ट्रॉयर हो जो सबसे विध्वंसक हैं, जिनके पास मिसाइल एक साथ जाती हैं, और चाहे हमारी मिसाइल बोट्स हो, ऑयल टैंकर हो, फ्रिगेट्स हो, सबमरीन्स हो, न्यूक्लियर सबमरीन्स हो। देखिए, कहीं भी एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो। 71 वाली लड़ाई के समय जब अमेरिका हमारे साथ नहीं था तो उसने कहां पर लाकर अपना वॉरशिप खड़ा कर दिया? देखिए, 71 में क्या हुआ था, 71 इतना इंटरेस्टिंग था और नेवी का रोल इतना इंपॉर्टेंट था, वो निर्णायक था। जो 3, 4, 5 जो दिसंबर था कि उन्होंने अपने एक सबमरीन को भेज दिया था। ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था उस समय भी, जो पुराना विक्रांत था, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया था समुद्र में, और हमने उसे एक फॉल्स टारगेट की होप दी थी। देखिए, हमारा भी इंटेलिजेंस, हमारा भी जो सिस्टम है एंटी सबमरीन, तब भी स्ट्रांग था, और आज तो बहुत कदम आगे है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्पेस पावर से अंडरग्राउंड तक हमारी जो स्ट्रेंथ है, सबमरीन की स्ट्रेंथ हो या एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज जो मैरीटाइम रिकॉनेंस करते हैं, जो पूरा डेटा लेते रहते हैं, एयरक्राफ्ट सोनोबायर ड्रॉप करके पूरी एरिया पर नजर रखता है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो उन्होंने उस बार किया था, हमने उनकी सबमरीन को डिस्ट्रॉय किया, और हमारे
जो शिप्स थे, मिसाइल बोट्स थी, उन्होंने लगातार कराची एयरपोर्ट पर इतना बड़ा अटैक किया था कि उनका सारा रसद, उनकी सारी जो कहते हैं महीने भर सुलगता रहा था ये कराची। इस बार कितने दिनों तक सुलगेगा, ये अहम खबर देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हिंद महासागर में बढ़ेगी नौसेना की ताकत। भारत और फ्रांस के बीच आज 26 रफेल मरीन डील पर लगेगी मुहर। 63,000 करोड़ की डील पर, यह सबसे बड़ी डीलों में से एक है। इस पर होने वाले सिग्नेचर रफेल मरीन डील पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली डील है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा और हमारी नेवी और कितनी मजबूत होगी? देखिए, ये इतना बड़ा पंख लगा देगा जो हमारी नौसेना है। ऑलरेडी इट्स ए ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी उसे कहते हैं जो अपने पोर्ट से बाहर निकलकर ओपन सी में कहीं अटैक कर सके। जिस तरह हम यूएस को देखते हैं कि उसकी 7th फ्लीट आ गई, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए, वो कहीं भी विश्व में जा सकते हैं। आज भारत भी ब्लू वाटर नेवी है, और जैसे ही हमारे पास जो ये राफेल का नेवल वर्जन आएगा, आप सोच सकते हैं कि हमारे पास अनदर 36 फाइटर्स आने वाले हैं जो इस पूरे एरिया में कहीं भी अटैक कर सकते हैं, बहुत क्लोज रेंज में जाकर। ये 36 रफेल हमारे पास पहले और 26 रफेल ये वाले बीके श्रीवास्तव सर, ये पूरे गेम में कितने बड़े चेंजर होंगे? गेम चेंजर तो है ही है। जो गेम चेंज करता है इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। एयर वेक्टर के लिए जो नेवल का एयर वेक्टर आएगा, तो जो सी डिनायल आप जिसको बोलते हैं कि सी के ऊपर हम किसी भी चीज के उनको चलने नहीं देंगे इन टाइम्स ऑफ वॉर, ये बहुत बड़ा डिनायल है। ये पाकिस्तान कंप्लीटली डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए उसी राउट से। अगर वो बंद हो जाएगा तो तेल कुछ पहुंचेगा नहीं। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, इस पर भी एक ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ 2 महीने के हैं अभी, और अगर हमने इनको हाई अलर्ट पर रख दिया एक महीने तक। एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, क्या सर चाइना जो आप कह रहे हैं कि वो अपने आप को पीछे रखेगा, क्या उसको ये लगता है कि अंडमान निकोबार में अगर मेरी गर्दन पकड़ ली गई तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी? क्या ये डेटरेंस है उसके लिए? देखिए, डेटरेंस तो है, इसलिए आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, अरिघात और अरिहंत, और ये न्यूक्लियर सबमरीन होना कोई छोटी बात नहीं। आप जरा मेरे साथ इधर आएंगे। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये मलाक्का स्ट्रेट के पास, ये अंडमान निकोबार में जहां हम चोक कर सकते हैं, आप आए गौरव सर, ये जो जगह है, यहां से ये जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो कारोबार है, समुद्री कारोबार, वो इस रूट के जरिए होता है, और चाइना पहुंचने वाला तो ज्यादातर जो सामान है वो यहां से होता है। क्या सिग्निफिकेंस है इस जगह की? देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं ना मलाक्का की, वी आर टॉकिंग अबाउट द मलाक्का चोक, राइट? वी कॉल इट द मलाक्का चोक, राइट? क्योंकि आने का वही रास्ता है, दूसरा रास्ता बहुत लंबा चौड़ा है। तो यहां तो मलाक्का नहीं दिख रहा है, जी, लेकिन ये अंडमान निकोबार जरूर दिख रहा है। यहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पे हम मौजूद हैं, और हमारे शिप्स जो हैं पूरे इंटरनेशनल वाटर्स में पेट्रोलिंग करते हैं जी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग, नेवल ऑफिसर है हमारे साथ, ये बताएंगे INS अरिहंत, INS अरिघात, उसकी लोकेशन नेवी में भी बहुत कम लोगों को पता है। अगर नेवी में भी बहुत कम लोगों को पता है, नेवी में भी बहुत कम। अगर आपको यह लगता है कि कोई डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर उसको यह पता है कि अरिहंत कहां पे है, सॉरी, नेवी किसी को नहीं बताती। अरिहंत आया तब पता लगता है 1 हफ्ते बाद कि यहां पे अरिहंत आया था। You don't know where that thing is. You don't know where अरिघात is. तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, लेकिन क्या दुश्मन भी किसी तरीके से पता नहीं कर सकता? बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, स्पेस से भी नहीं पता कर सकता। That is the beauty of that thing, and can remain in water for months together. न्यूक्लियर सबमरीन। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जी। ये जो अरिहंत है, अरिहंत के क्रू मेंबर्स कौन है, उनकी शक्ल कैसी दिखती है, उनके कप्तान की शक्ल कैसी है, उसका रैंक क्या है, रैंक तो खैर कैप्टन ही होगा वो, या फिर कोई और चीज है, नोबडी नोज एनीथिंग। ये इंटरनेट पे जाके ढूंढ लीजिए, लोग झूठी झूठी फोटोग्राफ लगाते हैं, किसी को नहीं पता अरिहंत कैसा है, क्या है, कैसा दिखता है, कौन सी चिड़िया का नाम है, नोबडी नोज। इस तरीके की गोपनीयता बरती जाती है, और उस नेवी को पावर देने के लिए, पंख लगाने के लिए अब ये रफेल भी आ रहे हैं। रफेल मरीन के संदर्भ में ये खूबसूरत सा ग्राफिक आपके सामने हमने रखा है, ये बताने के लिए कि जब ये मरीन रफेल आ जाएंगे, देखिए दोनों तरह के रफेल को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मरीन रफेल, इसमें फंक्शनैलिटी में क्या अलग होगा ये जरूर आप बता सकते हैं सर। इसको किस तरीके से अलग बनाया गया हो? जी, जो आइए सर, इस तरफ आइए, सेंटर फाइटर एयरक्राफ्ट का जो नेवल वर्जन होता है जी, उसमें जो लैंडिंग और टेक ऑफ होता है, नंबर 1, वो शॉर्ट होता है।
हाँ। देखिए वहां पर जो है, जो हमारे एयर स्टेशन होते हैं, वहां रनवे बहुत लंबा होता है और लॉन्ग रनवे से टेक ऑफ करता है। हाँ। लेकिन शिप की जो लेंथ होती है वो एक फिक्स लेंथ होती है, तो वहां पर इसमें एक प्रोविजन होता है जहां पर शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है। वहां जिस तरह से पहले हम सी हैरियर यूज करते थे पुराने विक्रांत और विराट में, तो उसमें एक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम भी होता था। जब ये बता रहे हैं आपको, साथ में स्क्रीन में इसकी जो खासियत है वो भी फ्लैश कर रहा हूं, जरा दोनों देखते भी रहिए और पढ़ते भी रहिए। जी तो जो हमारे नेवल वर्जन के जो नए रफाल आने वाले हैं या मिग 31 हैं जो नेवल वर्जन के, इनका जो जब शिप पर आकर लैंड करते हैं तो कैटापुल्ट से पुल करके बहुत कम डिस्टेंस में उन्हें रोक लेते हैं और सिमिलरली उन्हें टेक ऑफ कर लेते हैं और उसी में वहां हैंगर होता है, वो नीचे चले जाते हैं फिर किसी भी मेंटेनेंस के लिए। जबकि जो एयरफोर्स वर्जन है, एयरफोर्स वर्जन उस पर लैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे लंबा रनवे चाहिए होता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स, इन टर्म्स ऑफ जितना भी है वो सब कुछ होता है। सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, सरफेस टू ग्राउंड, सभी उनसे मतलब बेसिकली टेक ऑफ और लैंडिंग वाला जो फीचर है ये इसको अलग बनाता है उससे। जी, और बाकी चीजें लगभग एक जैसी होती हैं। लगभग एक जैसी होती है, लेकिन जो मेरीन एयरक्राफ्ट जितने भी होते हैं इनको हम जो सॉल्ट से डैमेज होता है, बिकॉज सी का अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है, उससे भी सेफ्टी के लिए उनके कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ के रफाल के कंपोनेंट्स वहाँ यूज कर सकें, क्योंकि उसको हमको इन्वायरमेंटली प्रूव करना होता है। कई सारे यूज हो सकते हैं मगर ज्यादातर यूज नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट भी डिफरेंट हो जाती है। और जैसा इन्होंने बताया, वो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो अरेस्ट हम करते हैं उसको, सो दैट जब वो लैंड करता है तो एयरक्राफ्ट गेट्स अरेस्टेड एंड इट डजंट गो बियॉन्ड द शिप, तो वो एक बात होती है। लेकिन जो खास बात है दिनेश, जो मैं कहना चाहता हूं, गौरव इसमें साथ देंगे, लड़ाई आप किससे लड़ते हैं? लड़ाई लड़ते हैं आप मिसाइल से। आपके पास आईसीबीएम है कि आपके पास क्रूज मिसाइल्स है कि गोले बारूद हैं। इन गोले बारूद मिसाइल से खर्चा आता है, क्योंकि दांत तो वही है, काटेंगे आप उन्हीं से। उन खर्चे का एक अनुमान आप लगाइए कितना होगा पर डे का। अगर हम एक लड़ाई शुरू करते हैं, वो खर्चा करीब करीब 40,000 करोड़ के आसपास आता है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि उसके बारे में सोच लीजिए, जो लगातार कटोरा लेकर घूम रहा है और कह रहे हैं कि इस बार तो बोतल भी लेकर घूमना पड़ेगा, उसकी हालत क्या होने वाली है। अहम खबर देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की साजिश बेनकाब, टीआरएफ का नाम हटवाने की कोशिश की गई। लीजिए देखिए, कौन है रहनुमा, कौन है रखवाला। चोर की दाढ़ी का तिनका कितना बड़ा है, तिनका नहीं है, लठ पड़ा हुआ है दाढ़ी में और सामने आ रहा है, वो देख लीजिए आप। ये टीआरएफ का नाम हटवाने की कोशिश की गई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है पाकिस्तान। यूएस ड्राफ्ट से नाम हटवाने की सौदेबाजी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इस तरीके के समर्थन तो चीन से मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल, मौलाना मसूद अजहर के नाम पर भी इन्होंने, चाइना ने काफी गंद डाला था। मैं दिनेश एक बात बताना चाहता हूं, हम लोगों ने आईएनएस अरिहंत की बात करी। मैं नेवल हेडक्वार्टर गया बहुत पहले और मैंने बोला कि सर, मैं चाय पी रहा था और चाय पीते पीते जो सामने सीनियर ऑफिसर थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि सर मैं आईएनएस अरिहंत पे शूट करना चाहता हूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, पहले उन्होंने घंटी बजाई, वेटर अंदर आया, उससे बोला कि साहब के लिए एक और कप चाय लेकर आओ। तो मुझे पता लग गया कि मीटिंग खत्म हो गई है। उन्होंने ना हाँ बोला, ना बोला, ना अरिहंत का नाम जबान पे लिया, बोला कि साहब के लिए एक और कप चाय लो। मतलब चाय का बड़ा, दूसरा कप चाय हो तो और भी ज्यादा। इस बार तो पूरी केटली पिलाएंगे, चिंता मत कीजिए। ये एक अहम खबर देखिए, ये भी जरा मैं समझूंगा। टीएफआर को, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि असल में बदला हुआ, उस दिन आपने बहुत कैटेगोरिकली बताया था कि पहले जो तंजीमों के नाम रखे जाते थे वो कुरान से निकालकर कुछ कैसी इसमें टर्मिनोलॉजी रखी जाती थी ताकि ये लगे कि ये तो धर्म से जुड़ी हुई कोई बात है। लेकिन जब बाद में ये बातें पकड़ में आने लगी तो ऐसे नाम रखे जाने लगे जिसमें धर्म का कहीं इस्तेमाल ना हो। सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म किया गया। एक अहम खबर देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। पहलगाम हमले की जांच में बड़ा खुलासा, आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने ड्रोन से रेकी की थी, उनके पास सैटेलाइट फोन थे। यह भी बताया जा रहा है कि उनके पास खास तरीके का एप्लीकेशन था जिसको अल्पाइन समथिंग नाम दिया जा रहा है, जिससे उन्होंने इस पूरे इलाके को कैसे जाना है, नेविगेट कैसे करना है, वो उनको पता चला था। हाइब्रिड अल्ट्रा सेट इस्तेमाल हुआ, सोर्सेज बता रहे हैं। सैटेलाइट फोन से पीओके में हुई थी बातचीत, मेड इन चाइना अल्ट्रा सेट का इस्तेमाल हुआ था। मेजर, ये क्या सबूत सामने आए? ये अल्ट्रा सेट है, ये पहले भी ये लोग इस्तेमाल कर चुके हैं एक ऑपरेशन में, जब अटैक करा था इन्होंने आर्मी के ऊपर। ये चाइनीज सेट है, राइट?
जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है और ये अल्ट्रा सिक्योर है, यानी कि ये इनक्रिप्टेड रहता है इतना ज्यादा कि इसको तोड़ना मुश्किल है। इनके पास वो वो था एप्लीकेशन जी, वो भी एनक्रिप्टेड था, जिससे इन्होंने नेविगेट किया उस पूरे इलाके को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मतलब इनको पूरा इक्विप करके, अच्छा ड्रोन भी ये इस्तेमाल कर रहे थे रेकी के लिए जी, तो फिर इतने सारे रिसोर्सेस इनको कौन प्रोवाइड करा रहा था? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये तो रिसोर्सेज चाइना ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि पाकिस्तान तो भिखारी आपको पता है। और ये जरूरी नहीं है जब आप रेकी करें ड्रोन से कि आपके पास बहुत बड़ा ड्रोन हो। नॉर्मल जो आपका ड्रोन है जिससे आप शूटिंग करते हैं या शादियों में इस्तेमाल करा जाता है, इवन दैट ड्रोन इज गुड फॉर अ लिमिटेड रेकी, फॉर अ लिमिटेड रेकी। ठीक है, वो 1, 2, 3 किलोमीटर जा सकता है, आप पूरा इलाका देख सकते हैं। आपने ड्रोन उड़ाया, आपने उसका वीडियो सेव करा, बाद में आपने स्टडी करा कि हम यहां से आएंगे, ये जाएंगे। आपको कोई सोफिस्टिकेटेड, वो तो अमेजोन से आप खरीद सकते हैं अगर आप कल चाहें तो, यू कैन बाय फ्रॉम अमेजोन। तो ये लोग लाए होंगे, लेकिन जो आप अल्ट्रा की बात कर रहे हैं दैट इज चाइनीज इक्विपमेंट, वो अमेजोन से नहीं खरीदी जाती। तो अब चाइना भी जरा देख लीजिए, चाइना सीधे आके लड़ाई में शामिल नहीं होगा, ये तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। अगर ये एस्केलेशन हुआ, चाइना सामने नहीं आएगा। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? चाइना जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि उसने अल्ट्रासेट जैसी चीज दी है। ये जो बताया जा रहा है कि इनक्रिप्टेड होता है, पकड़ में भी नहीं आता है। वन वे कम्युनिकेशन के लिए अगर ये दिया गया, और साथ में आप ये देख रहे हैं कि टीएफआर का नाम हटाने के लिए जब पाकिस्तान पहलकदमी कर रहा है तो चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है। आतंकवाद को किसी भी सूरत में जो प्रश्रय देगा, जो जला हुआ अंगारा कैसे भी हाथ में लेगा, वो जलेगा जरूर। चाइना को और कितनी देर बाद समझ में आता है, इस बात का इंतजार है। इंतजार इस बात का भी है कि भारत जवाब क्या देता है। आज पूरे दिन जो डेवलपमेंट्स होंगे, टाइम्स नाउ भारत सबसे पहले आपको बताता रहेगा। फिलहाल मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, महत्वपूर्ण इनसाइट्स आपने हमारे साथ शेयर की हैं। फौरन हाजिर होते हैं, चूकिएगा मत, आगे जो अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं, कहीं जाइएगा मत।